लेक्चर नंबर 58 पार्ट 2 इंड AS 110 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालना और उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर अभी तक के लिए समराइज करें कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं तो उसमें देखें कि अगर डिविडेंड आता है तो क्या एडजस्टमेंट करना होता है। दैट इज 3 जगह स्टेप 2, स्टेप 5 और स्टेप 3 भी। जब अगर फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो स्टेप 2 में चेंज होता है स्टेप 2A में। अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तो आपको एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है स्टेप 2B में। ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, और अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो भी स्टॉक सेलर के पास है वो सेलर बेच रहा है, या फिर जो भी सेलर का ट्रेड पेबल्स था वो बेच रहा है, तो क्या एडजस्टमेंट करना होगा। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला चीज़ देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है तो क्या करना होता है। एक बात जान लो कि जब भी क्वेश्चन में टैक्स रेट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि तुमको डेफर टैक्स निकालना है। ये तो तुमको पता है, लेकिन ये बात हर वक्त दिमाग में रखना कि जैसे ही टैक्स रेट दिया है मतलब तुमको डेफर टैक्स निकालना है। ठीक है, ओके। डेफर टैक्स कब निकालना है? अपॉन एक्विजिशन। जब भी टैक्स रेट दिया हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग डेफर टैक्स अपॉन एक्विजिशन निकालना है। ठीक है, ओके। हम लोग डेफर टैक्स कैसे निकालते हैं? डेफर टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट और फेयर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर हम लोग टैक्स निकालते हैं, वो डेफर टैक्स बनता है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये जो कैरिंग अमाउंट का जो कॉलम है उस वो होता है फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और जो टैक्स बेस होता है उसको हम लोग मानते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ सेलर बुक्स। ट्रू, ऐसे भी तो क्वेश्चन बनता है। ओके, ठीक है मेरे भाई, मान लिए। एक बात बताइए, जो डेफर टैक्स आया वो क्यों आया? डेफर टैक्स क्यों आया? क्योंकि डेफर टैक्स इसलिए आएगा क्योंकि कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्यों होगा? कैरिंग अमाउंट इज नॉट इक्वल टू टैक्स बेस, दैट इज फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। ट्रू ट्रू। तो हमारे पास डेफर टैक्स तब बनेगा जब फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। हमारे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कभी कभी दिया हुआ रहता है, और जब भी फेयर वैल्यू दिया हुआ रहता है तब हम लोग स्टेप 2 में प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंजेस करते हैं INA के लिए। ट्रू। और अगर तुमको क्वेश्चन में बोल रहा है टैक्स रेट दिया हुआ है तब तुमको तो पता है कि डेफर टैक्स निकालना है, और डेफर टैक्स निकालने के लिए एक बात दिया होना चाहिए, गिवन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, दैट इज फेयर वैल्यू। जब फेयर वैल्यू होगा तभी तो फेयर वैल्यू वर्सेस टैक्स बेस डिफरेंस बनेगा, है ना? यस, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में कि ठीक है भाई, जब भी टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेफर टैक्स निकालना होगा, और डेफर टैक्स तब निकलता है, तभी निकलेगा जब फेयर वैल्यू दिया होगा। ठीक है भाई, तो डेफर टैक्स निकाल दोगे तो फिर क्या करोगे? उससे क्या चेंज आएगा? फेयर वैल्यू अगर दिया रहता है तो स्टेप 2A में फेयर वैल्यू चेंज होता है। डेप्रिसिएशन का रेट होता है तो स्टेप 2B में डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। टैक्स रेट दिया हुआ तो डेफर टैक्स निकालना है, लेकिन कौन सा स्टेप में क्या इफेक्ट होगा क्या पता, कैसे उसमें क्या होता है बताओ हमको, बताते हैं। एक बात बताओ, हम लोग फेयर वैल्यू चेंज होता है तो क्या करते हैं? फेयर वैल्यू चेंज होता है तो स्टेप 2A INA का डेफिनेशन चेंज करके INA का डेफिनेशन लिख देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। ट्रू, जब फेयर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग को ये करना होगा कि हम लोगों को ये जो प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज किए थे वहाँ पे प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज ना करके लिखना होगा प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में तुमको टैक्स रेट दिया हुआ है और वहाँ पे डेफर टैक्स बन रहा है तो एक बात तो श्योर होगा कि डेफर टैक्स इसलिए बना क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज हुआ होगा, और फेयर वैल्यू चेंज हुआ तो स्टेप 2 का डेफिनेशन चेंज होगा, उसमें फेयर वैल्यू आएगा। ठीक है, एक बात क्लियर है कि जहाँ डेफर टैक्स है वहाँ फेयर वैल्यू चेंज है। ठीक, इसीलिए डेफर टैक्स का जब क्वेश्चन आता है तो उस टाइम तुम्हारा स्टेप 2A उसका डेफिनेशन बदल जाएगा। क्या होगा उसका डेफिनेशन? उसका डेफिनेशन होगा स्टेप 2 है INA एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, स्टेप 2A है INA इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज। अगर सिर्फ फेयर वैल्यू दिया होता और ये क्या उसको कहते हैं डेफर टैक्स का बात नहीं होता तो प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करते हैं, लेकिन
अगर क्वेश्चन में डेफर टैक्स भी है तो तुमको प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज ना करके प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करना होगा, समझे भाई। नेट फेयर वैल्यू चेंज क्या होता है? नेट फेयर वैल्यू चेंज का मतलब होता है फेयर वैल्यू चेंजेस प्लस माइनस डेफर टैक्स। क्या बोला? फेयर वैल्यू चेंज प्लस माइनस डेफर टैक्स। अगर ये अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग इसका अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो तुम आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे, पेज नंबर 30.17 कॉपी में खोलो। पहले ये कॉन्सेप्ट बुक का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का नहीं है, तो 30.17 पे आ जाओ पहले। ओके हाँ 30.17 एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंटिन्यूइंग विथ एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 अज्यूम टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। एग्जाम्पल 8 बोलता है कि क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को मिक्स करो और एक और चीज़ ऐड करो उस क्वेश्चन में कि टैक्स रेट 30% लगा दो। ठीक है भाई, कर देते हैं। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है, मतलब डेफर टैक्स निकालना है। क्लीन एंड क्लियर, देखो ब्लू पेन से वहाँ लिख भी दिए हैं, जहाँ टैक्स रेट दिया हुआ वहीं डेफर टैक्स निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम पूरा तरीके से पढ़े तो क्या बोल रहा है 8 कि क्वेश्चन नंबर 6 7 को मिला के प्लस टैक्स रेट। तो क्वेश्चन 6 क्या है? 6 में बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 18 को और इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 अक्टूबर को। 31 मार्च 18 को बैलेंस शीट है, 1 अक्टूबर को तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। ओके, अदर इक्विटी का डेट बैलेंसिंग अदर इक्विटी जो है उसका 1 अप्रैल का डेट और 31 मार्च का वैल्यू दिया हुआ है। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन फॉलोइंग आर द इंक्रीज इन फेयर वैल्यू। लैंड इन्वेंट्री ट्रेड पेएबल, लैंड इन्वेंट्री ट्रेड पेएबल का फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है। फेयर वैल्यू चेंज हम लोग किस दिन का लेते हैं? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये तुमको याद इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 सब डेट ऑफ एक्विजिशन का है। 3 स्टेप में ईयर एंड का लेते हैं, स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5। स्टेप 2 में सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन का सारा डेटा सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन का आएगा, इसलिए फेयर वैल्यू चेंज भी डेट ऑफ एक्विजिशन का लेते हैं। इसलिए देखो जो फेयर वैल्यू चेंज दिया हुआ डेट ऑफ एक्विजिशन का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है कि टैक्स रेट दिया हुआ था, डेफर टैक्स निकालना है और जहाँ डेफर टैक्स निकलेगा वहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज होना चाहिए। देखो फेयर वैल्यू चेंज है। ओके चलो ठीक है। एग्जाम्पल 7 क्या बोलता है? ऑल इन्फॉर्मेशन सेम एज एग्जाम्पल 6, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अक्टूबर को 25 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। अगर एग्जाम्पल नंबर 8 को पूरा तरीके से पढ़ते इसमें क्या क्या हमको दिमाग में याद रखना है? पहला चीज़ कि फेयर वैल्यू चेंज का क्वेश्चन है। ओके, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ओके, डिविडेंड का बात नहीं बोला हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेफर टैक्स। तो 3 चीज़ अपने दिमाग में रखना है। एक तो फेयर वैल्यू चेंज स्टेप 2 में चेंज आएगा, स्टेप 2A। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो स्टेप 2B में चेंज आएगा। और तुम्हारा ये क्या कहते हैं टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेफर टैक्स निकालना है। तो डेफर टैक्स का हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे अभी सीखेंगे। ठीक है, 3 चीज़। एक स्टार मार्क करके एक बात बता देते, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है लेकिन तुमको समझ याद रखना चाहिए, आगे लेक्चर में काम आएगा। हम लोग ने 2 तरीके से निकाल सकते थे, याद होगा तुमको। एक इंड एस 103 के हिसाब से, एक इंड एस 110 के हिसाब से। 103 बोलता था एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू INA। ओके, और इंड एस 110 बोलता है इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, और जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। ट्रू। हम लोग इंड एस 103 क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? इंड एस 103 इसलिए नहीं फॉलो कर रहे थे क्योंकि जो एसेट माइनस लायबिलिटी होता है उसका वैल्यू हमको चाहिए था ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और सारे क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन डेट ऑफ एक्विजिशन का एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू नहीं दिया होता था। एसेट लायबिलिटी का वैल्यू ईयर एंड का होता था। तो हम लोग इंड एस 103 के हिसाब से नहीं निकाल पा रहे थे INA। ठीक है, 110 में हम लोगों को मतलब नहीं है डेट क्या उसको कहते हैं, हमको मतलब है डेट ऑफ एक्विजिशन और ईयर एंड से, बट हमारे पास इक्विटी अदर इक्विटी उस हिसाब से दिया हुआ रहता है लेकिन एसेट का नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए हम 103 यूज़ नहीं करते थे। ओके, तो 103 का हम लोग एसेट माइनस लायबिलिटी वहाँ यूज़ कर लेंगे इस चैप्टर में भी 110 में, जहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू हमको डेट ऑफ एक्विजिशन का मिला हुआ है। ट्रू, वेरी गुड। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि अगर बैलेंस शीट 31 मार्च का दिया हुआ है और उसी दिन बोल रहा है कि उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो दोनों एक दिन हो गया। ट्रू, और उस दिन का वैल्यू भी मेरे पास है तो उस दिन 103 यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये रेलिवेंट नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, बस समझा दिए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में 3 को चेंज था। फेयर वैल्यू का दिया हुआ था, फेयर वैल्यू का बात दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन का बात दिया हुआ था, डेफर टैक्स का दिया हुआ था। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेप 1
परचेज कंसिडरेशन 1 करोड़ है, ठीक है। स्टेप टू में ही सब कुछ चेंज है, पहले फेयर वैल्यू चेंज है, डेफर टैक्स चेंज है, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन का भी है। तो फेयर वैल्यू चेंज है तो स्टेप 2A में प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ डेफर टैक्स भी है तो यहाँ पे प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज ना करके करेंगे प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज, ठीक है। तो पहले 2A का बात करते हैं, 2A, ठीक है। ओके, तुम आ जाओ पेज नंबर 179 पे। ओके, आ जाओ, नीचे देखोगे। सो INA when deferred tax is given, that is fair value would be given, INA is equal to equity share capital plus pre-acquisition other equity plus minus net fair value changes, ठीक है। तो भाई ये नेट फेयर वैल्यू चेंज हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएं? EAC तुम्हारे पास होगा प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी के लिए, तो तुमको पता है कि ओपनिंग अदर इक्विटी प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, वो सब तो हम लोग निकाल देंगे। हम लोग देखते हैं पहले नेट फेयर वैल्यू चेंज कैसे करते हैं। चलो ठीक है भाई, ये नीचे लिखा हुआ था, तुम ऊपर देखो। एक्चुअल फेयर वैल्यू चेंज में लैंड रिवैल्यूएशन गेन हुआ था 5 लाख से, 5 लाख लिख दो। इन्वेंट्री रिवैल्यू हुआ था 2 लाख से, 2 लाख लिख दो। ट्रेड पेएबल बढ़ा था तो हम लोग 3 लाख माइनस करेंगे, ट्रू 3 लाख माइनस होगा। ओके, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गेन हुआ था हम लोग का, तो उसका 7.5 लाख बढ़ाएंगे। ओके, आ गया समझ में। जनरली फेयर वैल्यू चेंज जब भी क्वेश्चन बनता है तो हम लोग, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से शांति से समझा दें, ठीक है। अगर नॉर्मल फेयर वैल्यू चेंज का क्वेश्चन होता तो हम लोग स्टेप 2A में INA का फॉर्मूला लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी इज इक्वल टू 8 लाख, उसके बाद प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करते हैं। ट्रू, INA प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी इज इक्वल टू 28 लाख, उसके बाद प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करके ऐसे नीचे INA ले आते हैं। ट्रू, ये करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में फेयर वैल्यू चेंज ना करके नेट फेयर वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। ओके, और हम लोगों को नेट फेयर वैल्यू चेंज क्यों करना है? क्योंकि डेफर टैक्स आया हुआ है वहाँ पे। तो जो नेट फेयर वैल्यू चेंज है उसमें क्या करना है कि फेयर वैल्यू चेंजेस प्लस माइनस डेफर टैक्स। ओके, तो क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम बोले डेफर टैक्स निकालो कि हम लोगों को डेफर टैक्स कितना निकालना हो रहा है। ओके, ठीक है। डेफर टैक्स कैसे निकालते हैं? पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। तो डेफर टैक्स कब निकलता है? जब फेयर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू योर टैक्स कैरिंग अमाउंट, दैट इज कैरिंग अमाउंट इज नॉट इक्वल टू टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट इज फेयर वैल्यू और टैक्स बेस इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। तो यही होगा। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है? वो डिफरेंट हो रहा है जहाँ इंक्रीज दिया हुआ है, लैंड में, इन्वेंट्री में, ट्रेड पेएबल में, 3 जगह हमारा चेंज हो रहा है फेयर वैल्यू। तो 3 का एलिमेंट का लिखो, फेयर वैल्यू, ट्रायल, टैक्स बेस, डिफरेंस और डेफर टैक्स, ठीक है भाई। तो हमको तो नहीं पता कि फेयर वैल्यू क्या है और हमको तो टैक्स बेस भी नहीं पता है कि क्या है, बिकॉज ये तो ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हो रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन की कैरिंग अमाउंट क्या था, फेयर वैल्यू क्या था, हमको तो नहीं पता। हमको तो सिर्फ बोला हुआ कि कैरिंग अमाउंट कुछ था, उससे 5 लाख रुपया इंक्रीज हो गया है। हमको ना ई पता है ना हमको ई पता है, तो क्या करें? तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे कि लैंड में बोल रहा है कि लैंड इज इंक्रीज बाई 5 लाख, मतलब लैंड का कुछ वैल्यू होगा और वो इंक्रीज होके 5 लाख इंक्रीज होके कुछ हो गया है। ट्रू, हमको ना ये पता है ना हमको ये पता है, सिर्फ पता है कि 5 लाख इंक्रीज हुआ है। तो क्या लिखे हम लोग कैरिंग अमाउंट के अंदर, टैक्स बेस के अंदर? हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर मान लें कि इसका कैरिंग अमाउंट कुछ था ही नहीं, 0 रुपीज़ था, ठीक है, मानते हैं कि इसका कैरिंग अमाउंट कुछ नहीं था, 0, 5 लाख से बढ़ा तो कितना हो गया? 5 लाख। तो फेयर वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख और कैरिंग अमाउंट 0। तो फेयर वैल्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 लाख और टैक्स बेस की जगह लिख सकते हैं 0। लॉजिक वही बनेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो 5 ही लाख आएगा। अगर टैक्स बेस 100 रुपया होता प्लस 5 लाख तो 5 लाख 100 रुपया होता, डिफरेंस 5 ही लाख आता। कैरिंग अमाउंट कुछ भी हो सकता था, हमको तो डेफर टैक्स डिफरेंस पे निकालना है। डिफरेंस 5 लाख दिया ही हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो लैंड का लिखो, इन्वेंट्री का लिखो, ट्रेड पेएबल का लिख दो, टैक्स बेस सब में 0 हो जाएगा। डिफरेंस आया, डिफरेंस के ऊपर डेफर टैक्स निकाल दो। 30% का हिसाब से डेफर टैक्स निकालना है। डिफरेंस लैंड का डेफर टैक्स बन रहा है 1.5 लाख का, लेकिन ये कौन सा डेफर टैक्स है? एसेट है कि लाइबिलिटी है?
भाई उसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेस पे जाना होता है। कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, टैक्स बेस 0 है, कैरिंग अमाउंट को कम करना है, ठीक है कम कर देंगे। लेकिन कौन सा आइटम है, एसेट है कि लाइबिलिटी, किसको कम करना है? लैंड है, एसेट है। एसेट को कम करने के लिए क्या बनाएंगे? DTL। तो लैंड का 1.5 लाख का बनेगा DTL। ट्रेड पेबल में आओगे तो वहाँ पे 90,000 का डेफर टैक्स है, लेकिन एसेट है कि लाइबिलिटी? कैरिंग अमाउंट 3 लाख है, टैक्स बेस 0 है, तो हमको कैरिंग अमाउंट कम करना है, मतलब कम करना है। लेकिन कौन सा आइटम है? एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या बनाएंगे? डेफर टैक्स एसेट। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो हमको पता चल गया है कि जो भी आइटम के ऊपर चेंज अथी हो रहा था, क्या उसको कहते हैं, जो भी आइटम का फेयर वैल्यू चेंज हो रहा था उसके ऊपर कितना डेफर टैक्स निकालना है मेरे पास आ गया है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इस डेफर टैक्स का इफेक्ट कैसे दें? हम लोग डेफर टैक्स का इफेक्ट हम लोग ऐसे देंगे कि प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज ना करके प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करेंगे। प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज कैसे होता है मेरे भाई? उसके लिए तुमको क्या करना होगा कि जब INA का डेफिनेशन लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी वैल्यू प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज, लैंड के ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, इतना पर, तो दिस 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 दिस, तो आ जाएगा तुम्हारा INA। तो जब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी करके ये वैल्यू लिखोगे, फिर जब यहाँ प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करने की जगह तुम लिखोगे प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज। प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करके जो नेट वैल्यू आएगा फेयर वैल्यू चेंज का आफ्टर कंसिडरिंग डेफर टैक्स, वो वहाँ पे लिखते जाएंगे और ऐसे करके ऐड करके हम लोग INA ले आएंगे। ओके, नेट फेयर वैल्यू चेंज कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले लिखो फेयर वैल्यू चेंज, लाइक फॉर एग्जांपल लिखा है लैंड रीवैल्यूएशन गेन, तो लिखो पहला, जैसे प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज में लिखते थे लैंड रीवैल्यूएशन गेन, तो लैंड रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू चेंज में क्या लिखते थे? लैंड के बाद दूसरा क्या था चेंज था? इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री लिखे। लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री ना लिखे, पहले हमको ये जो फेयर वैल्यू है उसका नेट इफेक्ट देना है। सीधा हम 5 लाख उधर नहीं ले जा सकते ऐड करने के लिए, हमको क्या करना होगा, इस फेयर वैल्यू में डेफर टैक्स का इफेक्ट देना होगा। लैंड के ऊपर कितना डेफर टैक्स है? 1.5 लाख का डेफर टैक्स है। तो 5 लाख में से तुमको डेफर टैक्स क्या है? लाइबिलिटी, तो माइनस DTL करना होगा। 5 लाख माइनस 1.5 लाख, दैट इज नेट इफेक्ट ऑफ लैंड रिवैल्यूएशन जाएगा 3.5 लाख रुपया। हो गया ना? फेयर वैल्यू चेंज में तुम डेफर टैक्स का नेट इफेक्ट दे दिए, तो चला गया तुम्हारा उधर अधी में, नेट में। वैसे इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है कितना से? 2 लाख का, लेकिन ये सीधा वहाँ ऐड नहीं कर सकते, इसका नेट इफेक्ट देना है। इन्वेंट्री पे कितना हमारा डेफर टैक्स है? 60,000 का, लेकिन क्या है? लाइबिलिटी। तो इस 60,000 को तुमको माइनस करना होगा कितना से? 2 लाख से। 2 लाख से 60,000 माइनस करो, 1,40,000 जाएगा नेट में ऐड होने, तो नेट इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन गेन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना का है? 3 लाख का, लेकिन ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो 3 लाख तो माइनस होगा, तो 3 लाख माइनस। ओके, ट्रेड पेबल पे कितना हमारा डेफर टैक्स है? 90,000 का, लेकिन एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है, तो एसेट है तो प्लस 90,000 होगा, माइनस 3 लाख प्लस 90,000, 2,10,000 रुपया तुम्हारा नेट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का वैसे ही है, समझे? तो ऐसे करके हम लोग फेयर वैल्यू चेंज की जगह नेट फेयर वैल्यू चेंज का हम लोग इफेक्ट दे रहे हैं। ट्रू। तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेप 2A का INA का इक्विटी शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी निकाल के तुम वैल्यू दे दिया, प्लस नेट इफेक्ट ऑफ फेयर वैल्यू चेंज। नेट इफेक्ट ऑफ फेयर वैल्यू चेंज में क्या? पहले फेयर वैल्यू, उसके बाद प्लस माइनस डेफर टैक्स, ये दोनों का जो नेट आएगा उसका वैल्यू यहाँ पे आके ये सब ऐड होके INA आ जाएगा। समझे? ओके ब्रो, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, नेट फेयर वैल्यू निकालने के लिए तुमको पहले तो डेफर टैक्स निकालना होगा, ठीक है। तो उसका पूरा वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट फॉर डेफर टैक्स, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस्ड डिफरेंस, डेफर टैक्स, ऐसे करके बनाना होगा। ट्रू। तो भाई ऐसे तो क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए सर हिंट दिए हैं। एक चीज़ तुम ऑब्जर्व किए होगे कि जहाँ रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है वहाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। जैसे लैंड रिवैल्यूएशन गेन है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन गेन है तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल लॉस है, वहाँ पे डेफर टैक्स एसेट बन रहा है। प्लांट एंड मशीनरी गेन है, वहाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। मतलब जहाँ रिवैल्यूएशन गेन है वहाँ DTL बनेगा, जहाँ रिवैल्यूएशन लॉस है वहाँ पे DTA बनेगा। तो भाई ये रटने वाला चीज़ है, नहीं रटने वाला चीज़ है, कॉमन सेंस लगाओ। रिवैल्यूएशन गेन हुआ है मतलब तुम्हारा फेयर वैल्यू ज़्यादा होगा, टैक्स बेस कम होगा। ट्रू। फेयर वैल्यू ज़्यादा, टैक्स बेस कम, और जो आइटम है वो क्या कहते हैं? एसेट है। अगर एसेट है, अगर कैरी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, डेफर टैक्स ओके सॉरी, फेयर वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है,
तो हमको तो अति कम करना होगा। ट्रू, तो एक तो चीज़ कम करना है, दिमाग में आ गया। और आइटम एसेट है, तो अगर एसेट है वो कम होगा, ये तो श्योर बात है कि हर वक्त फेयर वैल्यू कम होगा, हमको नीचे जाना है। एसेट है, एसेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे। अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी को कम करना है तो डेफर टैक्स एसेट बनाएंगे। तो क्लियर बात है कि अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो वो उसको नीचे लाना ही है। नीचे लाने अगर एसेट है तो तुम्हारा DTL बनेगा, और लायबिलिटी को नीचे लाने के लिए DTA बनेगा। ट्रू, तो इससे तुमको एकदम श्योर रहेगा कि अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो डेफर टैक्स लायबिलिटी आएगा, और रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो डेफर टैक्स एसेट आया है। अगर डेफर टैक्स एसेट है तो तुमको प्लस करना होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी है तो तुमको माइनस करना होगा, नेट इफेक्ट देने के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक बार बताओ, ठीक है, तुम पता लगा लोगे कि डेफर टैक्स एसेट है कि डेफर टैक्स लायबिलिटी है, क्लीन। लेकिन अमाउंट कहाँ से लाओगे? अरे अमाउंट कितना ईजी है। डेफर टैक्स क्या होता है? डेफर टैक्स इज द टैक्स ऑन डिफरेंस अमाउंट। तो जो भी फेयर वैल्यू चेंज होगा उसके ऊपर डेफर टैक्स निकाल दोगे, निकल जाएगा तुम्हारा। लाइक फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन में लैंड का अगर तुम सीधा नेट इफेक्ट देने जाओ, वर्किंग नोट मत बनाओ, लैंड रिवैल्यूएशन गेन है तो तुमको पता है कि माइनस DTL करना होगा। गेन है तो DTL होगा और DTL माइनस होगा, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट डेफर टैक्स कितना होता है? दैट इज टैक्स रेट अपॉन डिफरेंस, ठीक है। टैक्स रेट तुमको दिया हुआ है, डिफरेंस क्या होता है? जो भी इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज कितना है? 5 लाख का, तो 5 लाख इंटू 30%, 1.5 लाख रुपया। तो अमाउंट भी तुमको मिल गया, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्या एसेट है वो भी मिल गया। क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। ओके, क्लियर। तो तुम्हारा स्टेप 2A क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है भाई, जब भी डेफर टैक्स दिया हो रहा था तो हमको नेट इफेक्ट देना होता है, डेफर टैक्स नेट इफेक्ट देना होता है फेयर वैल्यू चेंज का। ठीक है भाई, दे दिए। अपने क्वेश्चन फेयर वैल्यू था, उसका काम कर दिए। डेफर टैक्स था, उसका काम कर दिया। और एक और चीज़ बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या उसको कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रहता है तो क्या करते हैं? एक्सेस डेप्रिसिएशन निकालते हैं स्टेप 2B में। तो स्टेप 2B क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है? प्रोपोर्शनल प्रॉफिट। उसके बाद आगे का जो भी बात, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट निकाल दो। डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन करना होगा, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो तुम्हारा आ जाना चाहिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बट एक चीज़ तुमको इसमें दिमाग में याद रखना है। क्या तुमको दिमाग में ये याद रखना है कि याद नहीं रखना है, नॉर्मल चीज़ समझो। एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ है, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था उससे अब ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमको अपना प्रॉफिट को कम करना होगा। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जिस दिन हम एसेट सेलर के बुक्स अपने बुक्स में ला रहे हैं, उस दिन उसका वैल्यू कैरिंग अमाउंट पे होगा। ओके, हम अपने बुक में फेयर वैल्यू पे ला रहे हैं, अपने बुक्स अंदर CFS में ला रहे हैं, अपने बुक्स में नहीं CFS में ला रहे हैं। ट्रू। अब इस फेयर वैल्यू पे हम लोग लगा रहे हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो फेयर वैल्यू पे माइनस हुआ वैल्यू कुछ, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कम आएगा। 100 रुपया अगर खरीदने के दिन था, एक्सेस डेप्रिसिएशन 20 माइनस करके हम लोग लाए 80 रुपया, ईयर एंड पे 80 रुपया पे। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, जब हम लोग लाए थे उस दिन ही फेयर वैल्यू पे लाए थे, इसका कैरिंग अमाउंट कुछ और था, इसलिए फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के बीच में डिफरेंस था, तो डेफर टैक्स निकाले थे। याद होगा तुमको, अभी जस्ट इस क्वेश्चन में किए कि डेफर टैक्स निकाले थे। अगर डेफर टैक्स एसेट लाए होंगे तो प्लस किए होंगे उसमें डेफर टैक्स, और अगर लायबिलिटी उसमें डेफर टैक्स बना होगा तो माइनस DTL किए होंगे। ओके, वेरी गुड। तो 100 रुपया के आइटम पे अगर हम डेफर टैक्स 100 रुपया का आइटम था, 20 रुपया का डेप्रिसिएशन माइनस किए तो 80 रुपया उसका, 100 रुपया का आइटम था माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन 20 रुपया, 80 रुपया उसका आइटम हो गया। ट्रू। तो जिस दिन खरीदे थे उस दिन इस 100 रुपया के ऊपर डेफर टैक्स कुछ बना होगा, मान लेते कि 10 रुपया डेफर टैक्स बना होगा, तो P&L में डेफर टैक्स अगर एसेट था तो क्रेडिट हुआ होगा। ओके, ईयर एंड पे इसका फेयर वैल्यू कुछ और आ गया तो फिर तुमको निकालना होगा डेफर टैक्स। ओके, ठीक है भाई। इस दिन मान लेते कि इस दिन इसका डेफर टैक्स था 10 रुपया, 20 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस किया, और ये आ गया इसका 80 रुपया फेयर वैल्यू ईयर एंड। फेयर वैल्यू पे फिर तुम निकालोगे डेफर टैक्स, तो डेफर टैक्स तो निकाला, तो हो सकता है इस फेयर वैल्यू पे डेफर टैक्स हुआ होगा 4 रुपया। ओके, जिस दिन खरीदा था उस दिन डेफर टैक्स 10 रुपया बनाया, जिस दिन ईयर एंड है उस दिन डेफर टैक्स आना चाहिए 4 रुपया, मतलब डेफर टैक्स कितना से कम होना चाहिए पूरा साल में? 6 रुपया से। ट्रू। ओके, तो डेफर टैक्स जब कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ट्रू, क्लियर बात है, नॉर्मल चीज़ है।
अगर डेफर्ड टैक्स एसेट था तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। श्योर, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, हम जिस दिन तो डेफर्ड टैक्स 2 दिन निकालना होगा, एक दिन जिस दिन क्या उसको कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन है उस दिन, और जिस दिन ईयर एंड उस दिन, तभी तो हम पता करेंगे कि डेफर्ड टैक्स कितना से कम करना है। हाँ भाई ऐसे तो करना होगा, लेकिन इसका एक तरीका है क्या करने का, कि भाई 100 रुपये से 80 रुपये पे आने के लिए कितना कम हुआ, 20 रुपया। ओके, तो क्या हम 20 रुपये पे डेफर्ड टैक्स अगर निकाल दें और इतना माइनस कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा। 100 रुपये पे डेफर्ड टैक्स 10 रुपया, 80 रुपये पे डेफर्ड टैक्स 4 रुपया, डिफरेंस 20 रुपया। 20 रुपया के भी ऐसे करोगे तो तुम्हारा 10 रुपया और 4 रुपये का बीच का डिफरेंस 6 रुपया, वो तुमको अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफर्ड टैक्स निकाले किस पे निकाले, एक्सेस डेप्रिसिएशन पे निकाले। ट्रू, ओके। और ये जो हम लोग डेफर्ड टैक्स कम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स रिवर्सल। हम 10 रुपये पे डेफर्ड टैक्स बुक किए थे, लेकिन ईयर एंड पे वो 4 रुपया होना चाहिए, तो डेफर्ड टैक्स रिवर्स कर रहे हैं कितना से, 6 रुपया से। तो हमको डेफर्ड टैक्स रिवर्सल का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। कहाँ देंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। ट्रू, कैसे देंगे, ऐसे देंगे कि स्टेप 2 भी जब बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन, और एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर जितना भी तुम्हारा डेफर्ड टैक्स बन रहा है वो तुमको लिखना होगा। अपने क्वेश्चन में एक्सेस डेप्रिसिएशन है 62,500 का, तो इसके ऊपर कितना डेफर्ड टैक्स हमको रिवर्स करना होगा, 62,500 इंटू टैक्स रेट 30%, 18,750 का हमको डेफर्ड टैक्स रिवर्स करना होगा। ठीक है भाई, उतना डेफर्ड टैक्स हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन रिवर्स करने का मतलब क्या, माइनस करना या फिर प्लस करना, भाई वो डिपेंड करता है। अगर लायबिलिटी रिवर्स हो रहा है तो तुम प्लस करोगे, एसेट रिवर्स हो रहा है तो तुम माइनस करोगे। ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक बात बताओ, एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर तुम निकाल रहे हो डेफर्ड टैक्स। एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरीके से तुम्हारा क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, कम। लायबिलिटी तुम्हारा कम हो रहा है, नॉर्मल चीज़ है। रिवैल्यूएशन लॉस है ये एक तरीका से। रिवैल्यूएशन लॉस के ऊपर क्या बनता है, DTA हर वक्त। अभी हम लोग पढ़े थे कि रिवैल्यूएशन गेन होगा तो DTL, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो DTA। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन लॉस है, तो लॉस के ऊपर क्या बनेगा, DTA। तो DTA तुम्हारा क्या होता है, प्लस। तो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन, और एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स रिवर्सल। डेफर्ड टैक्स रिवर्सल निकाल दोगे अमाउंट, लेकिन इसको प्लस करना है कि माइनस। एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस है, रिवैल्यूएशन लॉस है, तो उसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स होगा वो प्लस करके रिवर्स होगा। क्वेश्चन में अपना देख सकते हो, समझे, समझ गए भाई। बहुत सारा तुम बात बोल दिया, इतना सारा बात जरूर बोल दी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। हम एक बार में तुमको समराइज करते हैं, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन में तुमको टैक्स रेट दिया हुआ है तो क्या करना। पहला चीज़, टैक्स रेट दिया हुआ है तो उसमें डेफर्ड टैक्स निकालना होगा, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स कब होता है, जब फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट कुछ डिफरेंस आता है, तभी डेफर्ड टैक्स आता है। तो इससे एक बात क्लियर है कि हमारा फेयर वैल्यू कुछ दिया होगा, ओके। तो अगर वन लाइनर बोले कि जहाँ भी टैक्स रेट दिया हुआ है उस क्वेश्चन में तुम्हारा फेयर वैल्यू चेंज भी होगा, ओके, पहला लाइन। दूसरा लाइन, जब भी फेयर वैल्यू चेंज होता है तो हम लोग स्टेप 2A में प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर डेफर्ड टैक्स है तो तुमको प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज ना करके प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करना होगा, एक बात। दूसरा बात, जब क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में तुमको एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर अपना डेफर्ड टैक्स रिवर्स करना होगा, ठीक है। हम लिखना चाहेंगे इस चीज़ को, जो मेरे दिमाग में अभी क्लीन साफ क्लैरिटी हमको एक चीज़ मिला है, किस चीज़ का, आ गया पेन, हम ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा टैक्स दिया हुआ है और उसके बाद उसमें फेयर वैल्यू चेंज होगा ही अगर टैक्स दिया हुआ है तो, और अगर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन। फेयर वैल्यू चेंज होता है तो प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज। ये करते हैं 2A में और वो एक्सेस डेप्रिसिएशन करते हैं 2B में। लेकिन जब टैक्स दिया हुआ है और फेयर वैल्यू चेंज है तो हम लोग 2A का फॉर्मूला में प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करेंगे, और टैक्स दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो स्टेप 2B में हम लोग क्या करेंगे,
डेफर टैक्स का रिवर्सल करेंगे ऑन एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये है तुम्हारा समरी। क्या है तुम्हारा समरी कि भाई क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और अगर फेयर वैल्यू चेंज है तो प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज आएगा स्टेप 2A में। टैक्स रेट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो तुमको डेफर टैक्स रिवर्सल करना होगा एक्सेस डेप्रिसिएशन में स्टेप 2B में। ठीक है, क्लियर, वेरी क्लियर, ओके। तो जो भी चेंज आ रहा है ड्यू टू तुम्हारा टैक्स रेट वो आ रहा है स्टेप 2A और स्टेप 2B में, मतलब स्टेप 2 में ही। ओके, क्लियर, आ गया बात दिमाग में। तो ठीक है भाई, जो 5 स्टेप है उसमें ड्यू टू टैक्स रेट स्टेप 2 में चेंज आ रहा है। ओके, ठीक है। अगर समराइज करें फिर से कि अभी तक जो जो पढ़े थे, डिविडेंड की वजह से स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 5, 3B। फेयर वैल्यू चेंज की वजह से स्टेप 2A, डेप्रिसिएशन की वजह से स्टेप 2B, और अभी जो टैक्स रेट पढ़े हैं उसके वजह से स्टेप 2। ओके, इसमें चेंजेस आएंगे। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये तब सब तो स्टेप्स का बात हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उस टाइम तुमको कुछ याद रखना है क्या कि डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, टैक्स रेट दिया हुआ है तो उस चीज़ को लेकर, डेफर टैक्स को लेके दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ याद रखना जब बैलेंस शीट बनाओगे। पहला तो तुमको पता ही है कि जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो 8 स्टेप में बनाते हैं। पेरेंट का कैरिंग अमाउंट, सेलर का फेयर वैल्यू पे, तो सेलर का जो भी डेटा होगा वो सब फेयर वैल्यू पे लेंगे। तो भाई एक बात बताओ, जो भी सामान सब लाए थे, जैसे कि लैंड लाए थे, तो लैंड का वैल्यू 30 लाख दिया हुआ था, उसको इंक्रीज हुआ था, उसको उसका कैरिंग अमाउंट प्लस 5 लाख इंक्रीज करके फेयर वैल्यू पे लाए थे 35 लाख पे। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट में CFS में 35 लाख पे लिखेंगे, या फिर जो डेफर टैक्स हम लोग माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर 1.5 लाख, माइनस 1.5 लाख करके 35 माइनस 1.5 लाख करके उसमें 32 लाख को ज़्यादा लिखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, डेफर टैक्स और कैरिंग अमाउंट, डेफर टैक्स और फेयर वैल्यू का कोई लॉजिक, कोई रिलेशन ही नहीं है। हमको फेयर वैल्यू पे डेटा देना है, डेफर टैक्स कुछ और बन रहा है, वो अलग प्रोविजन, अलग लायबिलिटी का चीज़ है। फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू हमारा है 30 लाख प्लस 5 लाख और कुछ नहीं। तो जब भी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो सेलर का डेटा फेयर वैल्यू पे लेते हैं, उस टाइम डेफर टैक्स से हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि भाई जब तुम डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट निकाल रहे हो तो तुमको नेट DTL और नेट DTA तुमको दिखाना हो सकता है। ट्रू, डेफर टैक्स लायबिलिटी, डेफर टैक्स एसेट बन रहा ड्यू टू एक्विजिशन। 8 स्टेप में DTA DTL का भी एक बात था, तो तुमको वैसे करके देना होगा। इसे बताया है तुमको, समरी में क्यों नहीं बोले हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉजिक है जो भी तक बताए हुए थे कि 8 स्टेप में बैलेंस शीट बनता है, इसमें DTA DTL भी होता है, बस वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये लेक्चर का पहला पार्ट जो था कि जिसमें क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है तो क्या करना है, तो हम सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन के दूसरा पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेक्चर के दूसरा पार्ट में। क्या था दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट ये था कि आज हम लोग सीखेंगे कि अगर सेलर ईयर एंड पे जो भी उसके पास स्टॉक था या फिर जो भी ट्रेड पेबल था उसको वो बेच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है भाई, समझते हैं कि क्या कर देंगे। एक बात बताओ, जिस दिन अक्वायर किए होंगे उस दिन उसके पास कुछ स्टॉक होगा, कुछ ट्रेड पेबल्स होगा जो हम अपने INA में ला रहे होंगे। ट्रू, यस, ओके, ले आए थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईयर एंड पे सेलर अपना इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स बेच रहा है। सही है, हाँ सही है। तो हम लोग क्या करना चाहिए भाई, ये करना चाहिए कि अपने बुक्स में लाए थे ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स, लेकिन ईयर एंड पे वो इन्वेंट्री और वो ट्रेड पेबल सेलर के पास है ही नहीं, तो जो भी अपने बुक में हम रिकॉर्ड किए थे ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री उसको हटाना होगा। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम लोग रिकॉर्ड किए थे, ईयर एंड के दिन उसको हटाना होगा क्योंकि सेलर उसको बेच दिया। बस यही करना होगा, रिवर्स करना होगा जो भी हम लोग बुक किए थे DOA के। ट्रू, ओके। तो एक बात बताओ, हम लोग डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन क्या क्या रिकॉर्ड किए होंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हम लोग क्या रिकॉर्ड किए होंगे, जो भी उसके पास से सामान आया होगा, जैसे कि लैंड अगर आया है तो लैंड लेके आए होंगे, और उसको फेयर वैल्यू पे लाए होंगे तो प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंज करके लाए होंगे। एक चीज। ट्रू, लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स भी दिया हुआ होगा तो एक तो फेयर वैल्यू चेंज भी लाए होंगे, प्लस उसके ऊपर जो भी डेफर टैक्स होगा वो भी अपने बुक्स में लाए होंगे। ट्रू, कैरिंग अमाउंट 100 रुपये पे था, हम अपने बुक्स में 150 पे ला रहे हैं, ऊपर से उसके ऊपर डेफर टैक्स जो 10 रुपये का बन रहा है वो भी ला रहे हैं। तो 2 चीज़ ला रहे हैं, एक तो फेयर वैल्यू चेंज करके सामान ला रहे हैं और डेफर टैक्स अधिक करके ला रहे हैं।
तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन दो चीज़ अपने बुक में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ईयर एंड पे सेलर उसको बेच दे रहा है। तो हम लोग जो भी बुक किए थे, क्या क्या बुक किए थे, एक तो वो क्या उसको कहते हैं फेयर वैल्यू चेंज बुक किए थे, एक तो और उसको एक फेयर वैल्यू चेंज रिकॉर्ड किए थे, और दूसरा चीज़ हम लोग डेफर टैक्स रिकॉर्ड किए थे, और तीसरा चीज़ तो मेन चीज़ है हम लोग सामान रिकॉर्ड किए थे। सामान लाया कैरिंग अमाउंट पे प्लस फेयर वैल्यू चेंज करके उसको फेयर वैल्यू पे लाए, और तीसरा उसमें डेफर टैक्स लाया। तो 3 चीज़ अपने बुक्स में रिकॉर्ड हम लोग किए थे। किस दिन? डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। ट्रू? यस। तो जब हम ईयर एंड के दिन जब रिवर्स करना होगा तो क्या क्या रिवर्स करेंगे? जो भी डेफर टैक्स उसके ऊपर हम लोग रिकॉर्ड किए थे, जैसे कि अगर DTA रिकॉर्ड किए थे तो माइनस DTA करना होगा रिवर्स करने के लिए। अगर डेफर टैक्स लायबिलिटी अगर रिकॉर्ड किए थे तो प्लस DTL करना होगा। फेयर वैल्यू चेंज रिकॉर्ड किए थे सेकंड, तो फेयर वैल्यू चेंज में क्या क्या रिकॉर्ड किए होंगे? अगर इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस किए होंगे, रिवर्स करने के लिए माइनस करना होगा। अगर डिक्रीज हुआ होगा तो उस टाइम माइनस किए होंगे, रिवर्स करने के लिए प्लस करना होगा। और कैरिंग अमाउंट पे अपने बुक्स पे लाए थे, लेकिन भाई कैरिंग अमाउंट पे अपने बुक्स में थोड़ी लाए थे, हम तो CFS में लाए थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाए थे। उसका स्टॉक अपने पास तो नहीं लाए थे ना, तो वो बेच रहा है तो वो बेच दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बात खत्म। उसका वैल्यू 0 हो चुका है। हम अपने बुक्स में नेट इफेक्ट में क्या रिकॉर्ड किए थे? फेयर वैल्यू चेंज और डेफर टैक्स। तो जिस दिन जाएगा उस दिन हटाएंगे पहले डेफर टैक्स और फेयर वैल्यू चेंज। क्लीन एंड क्लियर? ओके। कैसे हटाएंगे मेरे भाई? कैसे हटाएंगे भाई? जब हटाना होगा हटा देंगे। कब हटाना है? ईयर एंड से पहले हटाना है, क्योंकि ईयर एंड के दिन वो उस दिन वो बेच चुका है, तो जब वो बेच चुका है उस दिन हटा देना है हमको। ओके। तो एक बात बताओ, ये जो हटाना होगा वो स्टेप 2A में हटाना होगा या स्टेप 2B में हटाना होगा? भाई लॉजिक लगाओ। वो अपना एसेट कब बेच रहा है, कोई भी, या फिर जो भी स्टॉक है ट्रेड पे वैल्यू कब बेच रहा है? वो बेच रहा है ईयर एंड पे। ट्रू। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन नहीं बेच रहा है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन हमको उस दिन रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। उस दिन जो हम लोग को इफेक्ट देना है डेफर टैक्स का, फेयर वैल्यू का, वो इफेक्ट दे देंगे। बाद में वो लोग बेच रहा है, जब बेच रहा है उस दिन तुम मत इफेक्ट दे दो, या फिर एट लास्ट तुमको ईयर एंड के दिन इफेक्ट देना होता है। CFS ईयर एंड पे बनता है, तो ईयर एंड के दिन तुमको इफेक्ट देना होगा। तो ईयर एंड के दिन इफेक्ट देना मतलब स्टेप 2A नहीं, स्टेप 2B। 2B क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में तुमको इसका इफेक्ट देना होगा। समझे? समझ गए? क्या समझे? समझे ये कि भाई अगर जो चीज़ हम लोग डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन रिकॉर्ड किए थे, अगर वो बिक रहा है, वो बुक सेलर के बुक से जा रहा है, तो उसको हमको रिवर्स करना होगा। लेकिन कब रिवर्स होगा? DOA के दिन या पोस्ट एक्विजिशन? वो रिवर्स होगा पोस्ट एक्विजिशन। रिवर्स कब होता है? जब पहले से रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड DOA के दिन हुआ है, बस। ओके। इसको लेके क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 181, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज 30.17। कंटिन्यूइंग विथ एग्जाम्पल 6, सिर्फ एग्जाम्पल 6। Assume inventories were sold at year end. Also assume trade payables were settled at year end. बोल रहा है सारा चीज क्वेश्चन 6 का है। दो चीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, इन्वेंट्री हम लोग बेच दिए और ट्रेड पेबल हम लोग बेच दिए, हम लोग मतलब सेलर। ओके। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में बैलेंस शीट दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू चेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके। और बोल रहा है कि इन्वेंट्री बेच दिया है और ट्रेड पेबल बेच दिया है, ठीक है। फेयर वैल्यू चेंज का क्वेश्चन है तो मतलब प्लस माइनस फेयर वैल्यू चेंजेस। क्लियर? वेरी क्लियर। और हाँ, एक और बात बोल रहा है एग्जाम्पल 9 में कि टैक्स रेट भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू चेंज है, टैक्स रेट है, डेप्रिसिएशन का बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो जब भाई फेयर वैल्यू चेंज होता है और टैक्स रेट भी दिया हुआ है तो क्या करना होगा हमको? प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज देना होगा। और अगर डेप्रिसिएशन भी दिया होता तो हम लोग एक्सेस डेप्रिसिएशन पर अति निकालते हैं, DTA रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ स्टेप 2A में चेंज आएगा। तो करो क्वेश्चन बना लो। स्टेप 2A में आए, स्टेप 2A कैसे बनेगा तुम्हारा? 2A इज इक्वल टू INA इज इक्वल टू ESC प्लस प्री एक्विजिशन अदर इक्विटी प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज, प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करके तुम क्वेश्चन बना दोगे। तुम्हारा क्वेश्चन INA बन गया, स्टेप 2A आ गया, ठीक है, एकदम ठीक है।
अब स्टेप टू बी में आओ, टू बी में आओगे तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालोगे, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने आओगे तो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन करते थे, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है तो कुछ नहीं। लेकिन एक और बात है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इन्वेंट्री बेच दिया और ट्रेड पेबल बेच दिया, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इन्वेंट्री भी लिया होगा, ट्रेड पेबल भी लिया होगा अपने CFS में, लेकिन बोल रहा है कि ईयर एंड वो बेच चुका है, तो जो भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उसको रिवर्स करना होगा। क्या क्या रिकॉर्ड किए होंगे, इन्वेंट्री का फेयर वैल्यू चेंज और ट्रेड पेबल का फेयर वैल्यू चेंज रिकॉर्ड किए होंगे, मतलब फेयर वैल्यू चेंज रिकॉर्ड किए होंगे और उसके ऊपर डेफर टैक्स रिकॉर्ड किए होंगे। तो ये दोनों को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, उस टाइम इन्वेंट्री के ऊपर क्या था, गेन था, तब प्लस 2 लाख किए थे, यहाँ पे माइनस 2 लाख कर दो। वहाँ DTL रिकॉर्ड हुआ था इन्वेंट्री पे, मतलब माइनस हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस DTL। ऐसे करके तुम्हारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। समझे? हाँ भाई, समझ में आ गया तुमको। और जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो तुमको क्या करना होगा, 8 स्टेप याद रखना है कि पेरेंट का सामान कैरिंग अमाउंट पे, सेलर का सामान फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू भी लाओगे तो सब कुछ फेयर वैल्यू भी लाओगे, उस टाइम डेफर टैक्स से तुमको कोई मतलब नहीं है, तो वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, वैसे बना लोगे तुम बस। और उसके बाद डेफर टैक्स एसेट, नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी, नेट DTL का भी तुमको वैल्यू देना होगा, तो तुम दे दोगे, बात खत्म। वेरी इजी, ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तुमको कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो जो सामान लाए थे हम लोग उसको बेच रहे हैं ईयर एंड पे, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो तुम रिकॉर्ड किए थे उसको तुमको रिवर्स करना होगा। सही बात है, हाँ, तो रिवर्स कर देंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या रिकॉर्ड होता है, एक फेयर वैल्यू चेंज और एक क्या उसको कहते हैं, फेयर वैल्यू चेंज और उसके बाद डेफर टैक्स ऑन सच फेयर वैल्यू चेंज, वो दो चीज़ रिकॉर्ड होता है। तो रिवर्स भी दो ही चीज़ होगा, एक फेयर वैल्यू चेंज और एक डेफर टैक्स चेंज। ट्रू, ओके ओके। तो समरी अगर बोले कि क्या करना होता है एक लाइन में, तो वी हैव टू रिवर्स वॉट एवर वी हैव रिकॉर्डेड ऑन डेट ऑफ INA इन 2B। ठीक है, ठीक है। स्टेप 2A, अगर आज का पूरा दिन का, अगर हम जो पूरा लेक्चर है, अगर इस पूरे लेक्चर का अगर हम तुमको बताएं कि समरी क्या है, तो वो क्या होगा कि अगर टैक्स रेट दिया हुआ है और फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो स्टेप 2A में प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज करना होगा। टैक्स रेट दिया हुआ है और तुमको डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो स्टेप 2B में एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर से तुम एक्सेस डेप्रिसिएशन के ऊपर डेफर टैक्स रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो ये टैक्स का लेके बात होगी। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो INA के जिस दिन खरीदे थे उस दिन जो सामान लाए थे वही सामान अगर ईयर एंड पे बिक रहा है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, पोस्ट एक्विजिशन हमको रिवर्स करना होगा जो जो हम लोग रिकॉर्ड किए थे डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन, बस। ठीक है, अगर हम एक कॉपी ऊपर लिखें तो क्या बात होगा भाई, टैक्स को लेके, और उसके बाद नीचे दूसरा कॉन्सेप्ट पर है हम लोग किसका, सेल ऑफ रिकॉर्डेड आइटम। तो टैक्स को लेके बात होगा, तो ऊपर तुम्हारा है फेयर वैल्यू अगर चेंज दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, प्लस माइनस नेट फेयर वैल्यू चेंज। अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो रिवर्स डेफर टैक्स ऑन एक्सेस डेप। और अगर सेल ऑफ रिकॉर्डेड आइटम है एट ईयर एंड तो हमको 2B में हमको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा व्हाट एवर रिकॉर्ड क्या क्या किए होंगे हम लोग, फेयर वैल्यू चेंज और तुम्हारा डेफर टैक्स, बस खत्म। ठीक है, फेयर वैल्यू अगर टैक्स और फेयर वैल्यू चेंज है तो वो स्टेप 2A है, टैक्स और डेप्रिसिएशन है 2B है। ओके।